बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, तकरीबन 48 घंटे गुजर गए, फैसल वावड़ा के बयानात की बाज़गश्त अभी भी सुनाई दे रही है और नून लीग की सफ़ों में अभी भी सन्नाटा है। नून लीग का कोई वफाकी वज़ीर, कोई रहनुमा इतनी दलेरी नहीं दिखा रहा कि सामने आकर फैसल वावड़ा को चैलेंज कर सके और ये कहे कि तुम्हें इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तुम हमारी क़यादत के ख़िलाफ़ ऐसी बात करो। ख़ुद वज़ीर आज़म और उनके ऑफिस भी इस मामले में मुकम्मल तौर पर खामोश नज़र आ रहे हैं। जनाब मुनीब फ़ारूक को मैदान में उतरना पड़ा है और वो फैसल वावड़ा को किसी तरह काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि फैसल वावड़ा एक आज़ाद शख्सियत है और उनका अपना ज़हनी रुझान है और अपनी सोच है, उन्हें ये हुकूमत पसंद नहीं है। वज़ीर आज़म साहब से उनका इख्तलाफ है और वज़ीर आज़म साहब भी वावड़ा साहब के बारे में कोई अच्छे जज्बात नहीं रखते। वो मज़ीद कहते हैं कि जी फैसल वावड़ा साहब के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट लॉन्च करती है। ये बात दुरुस्त नहीं है, वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब ज़रूर हैं, लेकिन जो बातें वो करते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर नहीं करते। कोई उन्हें लॉन्च नहीं करता कि आएँ और इस हुकूमत की ऐसी तैसी फेरें। जब वो हुकूमत की बुराइयां करते हैं तो ये उनकी अपनी ज़ाती राय होती है। चलें, मुनीब फ़ारूक साहब की बात हम मान लेते हैं कि फैसल वावड़ा किसी के कहने पर नहीं, अपनी मर्ज़ी से बात करते हैं, तो फिर जनाब अतात तारड़ साहब से कहें ना कि वो उनके ख़िलाफ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि फैसल वावड़ा हद में रहें। यही काम PTI के किसी रहनुमा ने किया होता अगर, तो नून लीगी रहनुमाओं ने अब तक आसमान सर पर उठा लिया होता। ऐसा ना होता नाज़रीन, होता ना। आज इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले एक और अखबार नवीस या एंकर ने ज़राए के हवाले से ख़बर दी है जी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात मिसाली हैं, उसमें किसी एक बंदे की बयानबाजी से दरार नहीं डाली जा सकती। नाज़रीन, बल्कि जनाब अंसार अब्बासी की भी एक ख़बर मौजूद है इसी हवाले से कि नहीं, पहले से ज़्यादा मजबूत हैं ताल्लुकात। बहरहाल चलें, अगर वाकई शहबाज शरीफ के इस्टेब्लिशमेंट से नाज़रीन इतने ही अच्छे ताल्लुकात हैं तो वो हिम्मत करके इस्टेब्लिशमेंट को कहें ना फिर कि वावड़ा साहब को चुप कराया जाए। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह से जब फैसल वावड़ा के इस जारहाना रवैये या गुफ्तगू पर सवाल किया गया तो उन्होंने नहायत धीमे मिजाज में बस इतना कहा कि फैसल वावड़ा वज़ीर बनना चाहते थे मगर उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, इसलिए उनका गुस्सा बजा है। यानी राना सनाउल्लाह भी कोई मुनासिब जवाब दिए बगैर ही बात गोल मोल सी कर गए। अच्छा चलें, फैसल वावड़ा की बातों के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस ना से नून लीग की मरकज़ और पंजाब की हुकूमतें फैसल वावड़ा के ख़िलाफ़ PK एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज करने की धमकी दे के देख लें। उन्हें भी FIA के ज़रिए एक नोटिस भिजवाएं ना, बल्कि FIA को हुक्म दें कि देख लें कि वो देखें कि जी फैसल वावड़ा को नोटिस जारी किया जा सकता है नहीं किया जा सकता। FIA ने इस हुक्म की तामील कर देनी है फ़ौरन, तभी हम मान जाएंगे कि जी फैसल वावड़ा जो है वो सिर्फ ज़ाती हैसियत में बोल रहे हैं। और जिनका ख्याल है कि फैसल वावड़ा ये सब कुछ ज़ाती हैसियत में कह रहे हैं, कहने वाले ये कहते हैं कि वो सिर्फ चंद रोज़ इंतज़ार कर लें, पंजाब में करप्शन की ऐसी ऐसी दास्तानें सामने आने वाली हैं कि फैसल वावड़ा की बातें और कहानियाँ बहुत छोटी लगने लगेंगी। मीडिया के कुछ अहम लोगों तक मुबैना तौर पर कुछ फ़ाइलें पहुँचा दी गई हैं जिनका बखौर मुशाहिदा किया जा रहा है कि जनाब ये तय किया जा रहा है कि मीडिया में किस किस एंगल से ख़बर फ्लोट करनी है। बस थोड़ा सा इंतज़ार। अच्छा नाज़रीन, फैसल वावड़ा की बातों से अगर किसी को इख्तलाफ है तो सियासत के स्टेज पे रूनुमा होने वाली जो कुछ तब्दीलियाँ या वाक़यात हैं उनको देख ले तो उसे पता चल जाएगा कि बज़बरदा मामला किस तरफ जा रहे हैं और आगे क्या होने जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन और उसके बाद जारी जोड़ तोड़ बता रहा है कि मुक़्तदरा जो है वो किस तरह सोच रही है। गुज़िश्ता रोज़ गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में कामयाब 4 आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या गिलगित बल्तिस्तान में एक भी वोट इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का है? 12 इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को GB जनरल इलेक्शन में एक सीट भी नहीं मिली, लेकिन 4 आज़ाद उम्मीदवारों ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है ज्वाइन कर लिया। अब इस्तेकाम पार्टी को एक टेक्नोक्रेट और एक मखसूस नशस्त भी मिल जाएगी और उनकी इस तरह 6 नशस्तें हो जाएंगी। वैसे ये चारों आज़ाद अरकान जो हैं वो PTI के हमायत याफ्ता थे। अब सवाल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में एक भी आज़ाद उम्मीदवार नून लीग और पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं हुआ।
क्यों नहीं हुआ? अब अचानक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में डिसाइसिव रोल इख्तियार कर गई है, इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गई। अगर वो अपने 4 अरकान जो बाद में 6 हो जाएंगे के साथ नून लीग का साथ दे तो नून लीग की हुकूमत बन जाएगी, अगर पीपल्स पार्टी से मिले तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन जाएगी। अब जीबी की सियासत का तवाज़ुन जो है वो ये इस्तेहकाम पार्टी के पास आ गया। अब पीपल्स पार्टी ने चूँ-चुरां की तो गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग की हुकूमत बना दी जाएगी, मगर नून लीग का इक़्तिदार भी इन 6 IPP अरकान के हाथ में होगा। एक तरफ नवाज शरीफ के साथ देखा जाए एक तरह से तो हाथ हो गया, दूसरी बार हाथ हो गया। पाकिस्तान के बाद जीबी के अवाम ने भी उन्हें मुस्तरद कर दिया। दूसरी तरफ बिलावल भी गुस्से में है कि जीबी में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद उन्हें हुकूमत साजी के लिए फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा। बिलावल भुट्टो की नून लीग के बग़ैर हुकूमत बनाने की ख्वाहिश जो है वो फिर पूरी नहीं हो पा रही, जिस पर वो अंगारों पर लौट रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जीबी का कंट्रोल उन्हीं हाथों में रहेगा जिन्होंने चंद साल पहले PTI की 2 तिहाई वाली अक्सरियत जो है वो ख़त्म कराई थी। आगे आज़ाद कश्मीर में जब भी इंतखाबात होंगे वहाँ पर भी आप देख लीजिएगा कि गिलगित बल्तिस्तान वाली फिल्म भी चलेगी। अच्छा नाज़रीन, राना तनवीर साहब का वायरल क्लिप आपने देख लिया होगा कि असेंबली के फ्लोर पे इंतहाई गुस्से में नज़र आ रहे हैं और गुस्से के इस आलम में वो PTI के अरकान को पता नहीं क्या क्या सुना रहे हैं कि तुम चोर, तुम्हारा बाप चोर, ये वो फलां टमका। और जोश जज्बात में वो ये चैलेंज भी दे रहे हैं कि पाकिस्तान में किसी भी हल्के से कहो, बल्कि वो कह रहे हैं इससे भी बड़ा चैलेंज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपने इमरान खान से कहो कि मेरे हल्के में आके मेरा मुकाबला करे, मुझे हरा के दिखाए। तेरा बल्ले शेर लगे सोने, राणा साहब ही माना शेर लग गए हो। अच्छा, ये जो मैं बात बताने लगा हूँ पता नहीं क्यों जहन में आ गई है, इसका इस चैलेंज से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो सुना था कि जी 2 चूहे जो हैं वो पहाड़ की चोटी पे कोई शराब की बोतल में घुस जाते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से बाहर निकलते हैं। वो बाहर निकलते लटकते मटकते जो है ना, एक चूहा नीचे हाथी गुजर रहा होता है उसके ऊपर जा गिरता है, और ऊपर जो पहाड़ पे चूहा मौजूद होता है ना, वो चूहे नीचे वाले चूहे के देखते हैं वो हाथी के ऊपर गिरा हुआ है, ऊपर से कहता है नप के रखे नू, नप के रखे नू, हाथी नू नप के रखे नू। मैं दोबारा कह दूं कि इस बात का, ये चूहों वाली बात का खुदा न खास्ता ये चैलेंज वाली बात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहरहाल ऐसे जहन में आ गई तो मैंने आपको बता दी। अच्छा नाज़रीन, पंजाब के अगले माली साल का बजट जो है वो गुज़िश्ता रोज़ पेश किया गया, साथ ही रवा माली साल की मालियाती रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसमें इंकशाफ हुआ कि सूबे में टैक्स छूट, मराहत और टैक्सों की कम शरह से वसूली की वजह से सालाना 309 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, जो सूबे की कुल टैक्स आमदनी का 60% बनता है। यानी इंतज़ामी मशीनरी की नाहली और बैड गवर्नेंस की वजह से सूबे के जो महसूलात हैं उनकी बड़ी रकम हासिल नहीं हो सकी। पंजाब की मालियाती रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के सबसे बड़े सूबे का अपने अखराजात के लिए तमाम तर इन्हसार जो है वो वफाकी महासल से मिलने वाले हिस्से पर है। पंजाब अपने अखराजात का 81% हिस्सा जो है वो वफाक से हासिल करता है। पंजाब में आइंदा माली साल के लिए महकमा सेहत के बजट में गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में तकरीबन 130 अरब रुपए की कमी की गई है, जिसका तरक्याती बजट जो है 181 अरब से कम होकर 76 अरब रुपए तक महदूद कर दिया गया है। पूरे सूबे के लिए मुख्तस 76 अरब रुपए में से सिर्फ नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल लाहौर के लिए 20 अरब रुपए रखे गए, यानी बाकी पूरे सूबे के 12 करोड़ अवाम की सेहत पर आइंदा माली साल के दौरान सिर्फ 56 अरब रुपए रखे गए। यानी पंजाब हुकूमत ने अपने हर शहरी की सेहत के लिए 466 रुपए सालाना रखे हैं, 466 रुपए एक बंदे के लिए, पंजाब पूरे साल के लिए। पंजाब के इन्हीं शहरियों को इमरान खान दौर में 10 लाख रुपए सालाना का सेहत कार्ड दिया गया था। ये हकीकत जहन में रखनी चाहिए हमें। पंजाब में तालीम की हालत नाज़रीन इससे भी पतली है, जिसका तरक्याती बजट 63 अरब रुपए रखा गया है। इस खतीर रकम को सूबे की आबादी पर तकसीम किया जाए तो ये रकम बनती है 527 रुपये फ़ीकस सालाना। दूसरी तरफ नाज़रीन श्रीलंका है, जो चंद साल पहले दिवालिया हो गया था। वहाँ पे फ़ीकस यानी एक बंदे की तालीम के लिए 27,000 रुपये से ज़्यादा रकम रखी जाती है या लास्ट बजट में रखी गई है। हमारे यहाँ कितने? 527 रुपये, 527 रुपये साल का एक बंदे के लिए तालीमी अखराजात रखे गए हैं। श्रीलंका में कितने रखे गए हैं नाज़रीन? 27,000 रुपये।
और बांग्लादेश में 12,500 रुपये, 12,500 रुपये रखे जाते हैं। इस शानदार कारकर्दगी पर मैडम वज़ीर आला और नून लीग के मनसूबा साज़ों की तारीफ़ ना करना मेरा ख़्याल है परले दर्जे की बदज़ौक़ी के मुतरादफ़ होगा। अच्छा नाज़रीन, बाज़ ख़बरें बज़ाहिर छोटी सी होती हैं मगर उनमें पूरी कहानी छुपी होती है। ऐसी एक ख़बर नज़र से गुज़री कि सदर मुमलिकत ने वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब की हमशीरा मोहतरमा ग्रेड 22 की अफसर आयशा हुमैरा चौधरी को 3 साल के लिए फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का रुकन बना दिया है। आयशा हुमैरा चौधरी को जो उनका ताल्लुक़ है वो सेक्रेटेरिएट ग्रुप से था और अपनी 30 साला सर्विस पूरी करके उन्हें इस साल नवंबर में अपने मनसब से रिटायर होना था, मगर फिर अचानक खबर आई कि उन्हें कबलज़ वक्त रिटायर करके मेंबर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया गया। ग्रेड 22 की अफसरी नाज़रीन कोई छोटा ओहदा नहीं होता और मुद्दत मुलाजमत भी जब 3-4 माह बाद मुकम्मल हो जानी हो। जब आयशा हुमैरा चौधरी साहिबा का भाई भी कोई आम आदमी ना हो बल्कि उस क्लब का रुकन हो जो पिछले 4 साल से मुल्क के स्याह सफ़ेद का मालिक समझा जाता हो, वो नवंबर में मामूल के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की रुकन बन सकती थी। देखा जाए तो इस जल्दबाजी की वजह जो है वो बज़ाहिर कुछ समझ में नहीं आ रही। आयशा हुमैरा साहिबा और उनके भाई जो है, ताकतवर वज़ीर भाई जो हैं, वो शायद हालात की पेशबीनी करते हुए कबलज़ वक्त रिटायरमेंट को उन्होंने ज़रूरी समझा होगा। शायद यही महसूस किया गया हो कि नवंबर का महीना सितमगर भी हो सकता है, इसलिए अच्छे मौसम में ज़रूरी काम कर लिए जाएँ। बहरहाल नाज़रीन, आखिर में चलते चलते वसीम बरेलवी के चंद अशार, ज़रा सा कतरा कहीं आज अगर उभरता है, ज़रा सा कतरा कहीं आज अगर उभरता है, समंदरों ही के लहजे में बात करता है। खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। शराफतों की यहाँ कोई अहमियत ही नहीं, किसी का कुछ ना बिगाड़ो तो कौन डरता है। ये देखना है कि सहरा भी है समंदर भी, ये देखना है कि सहरा भी है समंदर भी, वो मेरी तिश्ना लबी किसके नाम करता है। तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों, ज़मीं पे चांद कहाँ रोज़ रोज़ उतरता है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।